नमस्कार मित्रों, ASBN कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अवगत हैं, हम लोग भूगोल विषय को अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हम कंटिन्यू रखते हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो भूगोल है वो क्या है और उस विषय संबंधित क्या क्या मतलब सामान्य जानकारी रहती थी, उसके बारे में हमने जाना। जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो विश्व ग्लोब है वो कैसे बनी या उसका निर्माता कौन है, और जो विश्व का मानचित्र है उसके बारे में जाना था, और जो भूगोल है उस शब्द का प्रतिपादक कौन था। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हमने जाने थे। अब इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने कल जैसा कि भूगोल को दो भागों में डिवाइड किया था, जो भूगोल था उसे हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक था भौतिक भूगोल और एक था मानव भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। जो भौतिक भूगोल था और जो मानव भूगोल था, इनको हम एक साथ में अलग अलग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, विश्व का भूगोल। जो विश्व भूगोल होता है उसको पढ़ेंगे, जो कि विश्व भूगोल के अंतर्गत ही आता है ये सब। तो जो विश्व भूगोल है, इस विश्व भूगोल में पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर ब्रह्मांड के बारे में जानना है और सौरमंडल के बारे में जानना है कि ब्रह्मांड क्या है और सौरमंडल क्या है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में जानना है, और जो सौरमंडल है जिसमें हमारा मुखिया सूर्य है जो कि एक तारा है, उसके बारे में जानना है। तो देखते हैं, इसी को ही हम पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रह्मांड व सौरमंडल। ब्रह्मांड और सौरमंडल एवं सौरमंडल, इसको हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो हमारे सामने जो तथ्य मिलता है, कई सारे तथ्य मिलते हैं। पहला, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है जियो सेंट्रिक अवधारणा। जियो सेंट्रिक अवधारणा। जियो सेंट्रिक अवधारणा 143 ईस्वी में या 140 ईस्वी में लगभग दी गई थी। किसके द्वारा दी गई है, तो ये अवधारणा दी गई है क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा। क्लॉडियस टॉलमी। यह अवधारणा क्या है, तो क्लॉडियस टॉलमी ने 143 ईस्वी पूर्व बताया था कि जो पृथ्वी है वो क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। ऐसी हमें बात बताई थी। किसके द्वारा बताई गई है, तो क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा। जबकि इनकी जो अवधारणा है इसे गलत ठहरा दिया गया था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के माध्यम से। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है कोपरनिकस। कोपरनिकस। इन कोपरनिकस ने यह अवधारणा 1543 ईस्वी में दी थी। 1543 ईस्वी में इस अवधारणा के तहत इन्होंने बोला था कि जो हमारा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में सूर्य केंद्र में है, जबकि इन्होंने बोला था कि हमारे ब्रह्मांड में क्या है, पृथ्वी केंद्र में है। ये दो अवधारणाएं हमें मिलती हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, तो जो ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड में कुछ सिद्धांत भी आए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। तो कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रथम सिद्धांत हम देखते हैं इसके अंतर्गत, तो जो ज़्यादा फेमस है और प्रूवली माना भी जाता है, तो वो है महाविस्फोट का सिद्धांत। विस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं जॉर्ज लेमेंथियर। जॉर्ज लेमेंथियर, राइट। जॉर्ज लेमेंथियर ने यह सिद्धांत दिया है जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं।
तो आपसे पूछे कि बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, तो बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक भी कौन है, लॉर्ड लेमेंटियर है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है ब्रह्मांड के बारे में, हमें इसे समझना है। जो जॉर्ज लेमेंटियर हैं, इनका मानना था कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, तो इन्होंने बोला था कि जो ब्रह्मांड है वो एक सघन पिंड के रूप में है, ऐसा इन्होंने बोला। शुरुआत में कैसा था, सघन पिंड था। इस पिंड में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद में क्या हो गया, इसके जो कण थे वो चारों तरफ बिखर गए। जो एक सघन पिंड था, इसके चारों तरफ क्या हो गया, कण बिखर गए। और इन कण के बिखरने के बाद में इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। यानी चारों तरफ बहुत सारी आकाश गंगाएं बनी। ठीक है, तो पहली कड़ी जो हमें मिलती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, जो कि प्रूफ ली सिद्धांत है, जॉर्ज लेमेंटियर का है, क्या है, महाविस्फोट का सिद्धांत है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था, इसमें विस्फोट हुआ, जब इसका घनत्व अधिक हो गया उसके बाद में विस्फोट होता था। विस्फोट होने के बाद में जो यह सघन पिंड था, इसका मटेरियल पूरे स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में फैल गया, और फैलने के बाद में उससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और वो आकाश गंगाओं में क्या हो गए, तारे बन गए। तारे के बाद में उसी में ही सौरमंडल बन गए। इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, ऐसी इनकी अवधारणा है जॉर्ज लेमेंटियर की। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। कुछ और भी सिद्धांत हैं इसके संबंध में, वो अपने नोट कर लेना आप। इसके बाद में हम देख सकते हैं साम्य अवस्था सिद्धांत। साम्य अवस्था सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉमस गोल्ड ने। ऐसे ही प्रतिपादक कर लेना, साम्य अवस्था सिद्धांत। साम्य अवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो थॉमस गोल्ड है। एक सिद्धांत ये पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत आप कर लेना नोट, दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं एलन सेंड्रिज। एलन सेंड्रिज, एलन सेंड्रिज। ठीक है, ये कुछ प्रमुख सिद्धांत है। खास करके आपको महाविस्फोट के सिद्धांत को ध्यान रखना है कि महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद में हमारे सामने हम देख रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड में जो बनना है वो क्या बन के आ रहा है, आकाश गंगा बन के आ रही है। आकाश गंगा के बाद में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उनको समझते हैं कि आकाश गंगा क्या है। ठीक है, और उसके बाद में तारे बन रहे थे, तारे क्या हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों को जानते हैं। इसके बाद हम समझते हैं, सबसे पहले हमारे सामने आता है आकाश गंगा। आकाश गंगा, आकाश गंगा किससे बनी है, तो एक सघन पिंड में विस्फोट हुआ है। इस सघन पिंड से मैं आपको एक सीरीज दिखा दूं, सघन पिंड में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद सबसे पहले आकाश गंगा, उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में बनेंगे तारे, यानी तारा बनेगा। तारे बहुत सारे बनेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे तारों के बाद में सौरमंडल। ठीक है, और सौरमंडल के बाद में हम पढ़ेंगे ग्रह, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उपग्रह। ठीक है, इसी में हम क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे और बौने ग्रह, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसी में ही हम पढ़ सकते हैं धूमकेतु। ठीक है, उल्कापिंड, ये सभी जो पढ़ने वाले हैं, हम किसमें पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ विषय वस्तु है ब्रह्मांड और सौरमंडल के संदर्भ में, जिसे हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है आकाशगंगा क्या है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आकाशगंगा जो हम प्रदर्शित करते हैं वो कुछ ऐसा आकार रहता है इसका। ठीक है, अब ऐसा आकार आकाशगंगा का रहता है, तो आकाशगंगा किसे कहेंगे। तो जब हमने अभी बात की है कि एक सघन पिंड है, इसमें विस्फोट हुआ है। विस्फोट होने के बाद में चारों तरफ क्या हुआ, इसका मटेरियल फैला। तो फैलने के बाद में मटेरियल इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद आकाशगंगा का निर्माण हुआ। तो आकाशगंगा का जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, यानी असंख्य तारों का समूह, बे आकाशीय पिंड जो
असंख्य मतलब तारे हैं, उन तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तो आप आकाशगंगा की डेफिनेशन लिख सकते हो, असंख्य तारों के समूह को, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा नाम दिया जाता है। समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं, राइट। और कितने तारे हो सकते हैं? तो ये बताया जाता है कि 100 अरब तारे एक आकाशगंगा में होते हैं, अनुमानित ऐसा बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में हम जानते हैं जो आकाशगंगा है, चूंकि हमारा जो सौरमंडल है या हमारा जो ग्रह है पृथ्वी है, उस पृथ्वी है तो वो भी किसी न किसी आकाशगंगा में है। इन 100 अरब आकाशगंगाओं में से ही हमारी पृथ्वी किसी न किसी मतलब आकाशगंगा के अंतर्गत आती है। तो जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का जो नाम है, आकाशगंगा, इसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे, ठीक है, जिसे हम दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं, दुग्ध मेखला। इसी को हम मंदाकिनी कह सकते हैं, इसी का ही नाम क्या है? मंदाकिनी। तो हमारी जो पृथ्वी है, जिसमें हमारा सूर्य तारा है, जिस सौरमंडल में है ना हम रहते हैं, और जो हमारा सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा के अंतर्गत आता है? तो वो मिल्की वे के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है, या दुग्ध मेखला है, या मंदाकिनी है, ठीक। इतनी जानकारी आप इसमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तारा क्या है। तारा के बारे में तुम लिख सकते हो, वे आकाशीय पिंड जिनमें प्रकाश, जिसके मतलब जिनमें स्वयं का प्रकाश, ताप व ऊष्मा होती है, वे सब क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है और जिनमें स्वयं की ऊष्मा होती है, उन तारों को या उन आकाशीय पिंडों को हम नाम देते हैं तारों का, ठीक है। अब हमने अभी देखा है कि हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है वो क्या? सूर्य है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। तो सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य में क्या है? प्रकाश है। हम कह सकते हैं हाँ, इसके पास में स्वयं का प्रकाश है। इसके पास स्वयं का ताप है, ताप भी है। सूर्य के पास में ऊष्मा है, हाँ ऊष्मा भी है। तो ये सारी कंडीशन क्या है? सूर्य फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा सौरमंडल है उसका जो मुखिया है वो एक तारा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सूर्य कह रहे हैं, ठीक है। सूर्य के बारे में हम आगे जानेंगे जब हम ग्रह सौरमंडल स्टार्ट करेंगे उसके बाद में, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सौरमंडल है उसको, कि सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल में आप केवल इतना ध्यान रखिएगा, सौरमंडल हम किसे कहेंगे? तो सौरमंडल हम कह सकते हैं सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जा सकता है। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कह सकते हैं, क्योंकि हमें केवल अपने सौरमंडल से मतलब है, या प्रत्येक जो भी तारा है उस तारे के पास में उसका कोई ना कोई परिवार होता है। यानी उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वहाँ पर बहुत सारे पिंड होते हैं, उन पिंडों के माध्यम से एक सौरमंडल बनता है। तो उसी प्रकार से सूर्य भी वही कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन क्रिएट की है वो क्या की है कि जो सूर्य है वो क्या है? एक सूर्य का परिवार है, वो क्या है? सौरमंडल है। अब सूर्य का परिवार क्या क्या हो सकता है? तो आप इसमें देख सकते हैं सूर्य के परिवार के अंतर्गत सबसे पहले जो इकाई रहती है वो क्या रहती है? ग्रह। यानी ग्रह जितने भी हैं, उपग्रह, यानी उपग्रह जितने भी हैं उन सबको हम पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत। बौने ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह आदि जितनी भी ये हमें शब्द मिल रहे हैं, इन शब्दों के समूह को हम क्या बोल रहे हैं? सौरमंडल कह रहे हैं, है ना। वे आकाशीय पिंड, जो ग्रह, उपग्रह और बौने ग्रह, ये सभी मिलाकर के किसका नाम ले रहे हैं? सौरमंडल का नाम लेते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये सौरमंडल है। आगे हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल में हमने बात की है ग्रह की, उपग्रह की, और सूर्य तो इसका मुखिया है ही है, तो सूर्य की बात की है। तो हम जानते हैं सबसे पहले सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है, ठीक है, और उसके जो ग्रह है, उपग्रह है, उनके बारे में। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इससे देखिएगा।
इसमें हम देख लेते हैं, मान लेते हैं ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। सूर्य के साथ में जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उन सबको देख लेंगे। उसके बाद इनकी विशेषता जानेंगे। सबसे छोटा जो ग्रह है हमारे सौरमंडल का, वो कौन सा है? बुध है, जिसे मरकरी कहते हैं। उसके बाद में इससे जो बड़ा ग्रह है वो है शुक्र। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, यानी पृथ्वी है। इसके बाद में मंगल, और यहां पर क्या है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी रहती है, ठीक है। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। इसके बाद में जो ग्रह होते हैं, सबसे बड़ा जो हमारा सौरमंडल ग्रह है वो है जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं, बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद में शनि, और शनि के बाद में है अरुण, और उसके बाद में है वरुण, राइट। और इसके बाद में क्या है? एक और पट्टी आ जाती है मटेरियल ब्रह्मांड के, जो रहता है कौन सा रहता है? तो वो रहता है बौने ग्रह। कौन से रहते हैं? बौने ग्रह, ठीक है। बौने ग्रह जो है वो सिस्टम ये रहता है। हम समझते हैं जो सूर्य है, सूर्य के जो दूरी के क्रम में ग्रह हैं उनको समझते हैं कितने हैं? तो दूरी का क्रम जो रहता है वो 8 ग्रह हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो कुल ग्रहों की संख्या 8 है। और दूरी क्रम में हमें देखना है तो 1 दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा, तीसरे पर ये है, चौथे पर, 5वें पर ये है, 6वें पर ये है, 7वें पर अरुण, और 8वें पर वरुण है। इनके दूरी क्रम में जो क्रम रहता है वो इस प्रकार है। दूसरा, अगर हम देखें आकार की दृष्टि से, तो आकार की दृष्टि से जो इनका क्रम रहता है ग्रहों का, वो क्या रहता है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है शनि, तीसरे पर अरुण है, और चौथे पर वरुण है। जबकि हम बात करें 5वें पर पृथ्वी आता है, 6वें पर मंगल है, और 7वें पर शुक्र है, और 8वें पर बुध है। तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह माना जाता है हमारे सौरमंडल के अंतर्गत। अब हम जानते हैं जो ग्रह हैं ये 8 हैं। अब 8 ग्रहों में हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है कि आंतरिक ग्रह किसे कहेंगे और बाह्य ग्रह किसे कहेंगे। तो आंतरिक ग्रहों की संख्या जो रहती है वो 4 है। 4 कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी जो है वो कैसे ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह हैं। एक क्वेश्चन आता है कि बाह्य ग्रह निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो बाह्य ग्रह जिन्हें हम जानते हैं वो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन्हीं ग्रहों को हमने नाम दिया है गैसीय ग्रह। आपसे पूछे बताओ गैसीय ग्रह कौन से हैं? तो गैसीय ग्रह भी 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी जो ग्रह हैं वो कैसे हैं? ये गैस से निर्मित हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कह रहे हैं। जबकि आंतरिक ग्रह हैं, इन्हीं आंतरिक ग्रहों को हम पदार्थी ग्रह भी कहते हैं। पदार्थी ग्रह कह सकते हैं, या इसी को हम ठोस ग्रह। ठोस ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन देता है। तो जो ठोस ग्रह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो आंतरिक ग्रह हैं, वही ठोस हैं। ठोस ग्रह का मतलब होता है कि जो ठोस पदार्थ से निर्मित ग्रह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस ग्रह कहते हैं, ठीक। तो ठोस ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी जो है वो क्या है? आपके रहते हैं ठोस ग्रह, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सूर्य के बारे में, सूर्य की जो विशेषताएं उसके बारे में, उसके बाद में प्रत्येक ग्रह के बारे में जो भी विशेषताएं रहती हैं उनको हम जानेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो आप इसको देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और मित्रों के साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद।